नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रोहित और आज आपके सामने अपने YouTube चैनल आज की बात रोहित के साथ के नए संस्करण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम ईरान वर्सेस यूएसए इजराइल युद्ध के संदर्भ में ये डिस्कस करेंगे कि अगर युद्ध बढ़ा तो भारत के सामने क्या चुनौतियाँ हैं और क्यों ईरान को असिमेट्रिक वार में बढ़त मिलती है। दोस्तों, दुनिया एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। तेल अवीव पर मिसाइलें, तेहरान में धमाके और हॉर्मुज की खाड़ी में जलते जहाज। अगर ये आग और भड़की तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि भारत भी इसकी चपेट में आएगा। आज हम समझेंगे कि युद्ध बढ़ने पर भारत के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और क्यों ये लड़ाई असिमेट्रिक है, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसे दिग्गजों के सामने भी बढ़त बना लेता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। बेसिकली तेल और गैस का आयात भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा का 85% हिस्सा आयात पर निर्भर है और इसमें से भी बड़ा हिस्सा आता है मिडिल ईस्ट से। जैसे ही युद्ध बढ़ता है, तेल की कीमतें उछलती हैं, डॉलर मजबूत होता है और भारत की जेब पर सीधा निगेटिव असर पड़ता है। विश्लेषकों की माने तो गैस सप्लाई में हलचल शुरू होते ही भारतीय बाजार में घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल सबकी कीमतें सीधे ऊपर जाती हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो भारत के लिए यह आर्थिक सुनामी से कम नहीं होगा। इसको हम इस संदर्भ में देखते हैं कि सप्लाई चेन का संकट बढ़ेगा और सप्लाई चेन में बेसिकली कार्गो, शिप्स, कंटेनर, पार्ट्स सब उसके हिस्से हैं। भारत की दवाइयाँ, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सबकी सप्लाई चेन समुद्री रास्तों पर निर्भर है। युद्ध बढ़ते ही शिपिंग इंश्योरेंस महंगा होता है, जहाज़ों के रूट बदलते हैं और डिलीवरी टाइम दुगुना हो जाता है। साथ में डॉलर की मार और भारतीय बाजार के संदर्भ में अगर हम इसको देखें तो अगर तेल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली डॉलर मजबूत होगा और हमारा रुपया कमज़ोर होगा। इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं बल्कि हर भारतीय के जेब पर पड़ता है। खाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब चीज़ महंगे हो जाते हैं। भारतीय प्रवासी और रेमिटेंस पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, गल्फ देशों में करीब 80 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध फैलता है तो नौकरी, सुरक्षा और रेमिटेंस तीनों पर खतरा मंडराएगा। अब बड़ा सवाल कहाँ जा रहा है कि ये युद्ध असिमेट्रिक है और क्यों ईरान को इसमें बढ़त मिलती है। दोस्तों, असिमेट्रिक वार क्या है, इसे जानने से पहले हम ये समझें कि ड्रोन, मिसाइलें, गोरिल्ला टैक्टिक्स सब इसके पार्ट हैं। जब एक पक्ष तकनीकी रूप से बहुत शक्तिशाली हो, जैसे अमेरिका और इजराइल, और दूसरा पक्ष कम संसाधनों के बावजूद स्मार्ट, अनियमित और अप्रत्याशित तरीकों से लड़ता हो, जैसे ईरान, तो इसे कहते हैं असिमेट्रिक वॉर। ईरान की बढ़त क्यों है और क्यों ये लड़ाई बराबरी की नहीं है, हम इसे जानते हैं। सबसे पहले प्रॉक्सी नेटवर्क की ताकत। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो हिजबुल्ला, हौथी, इराकी मिलिशिया ये हमें प्रूव करते हैं कि ईरान के पास पूरे क्षेत्र में फैला हुआ प्रॉक्सी नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हौथी, इराक और सीरिया में मिलिशिया। यह नेटवर्क ईरान को एक मल्टी फ्रंट वार की क्षमता देता है और उसके वार को कंट्रोल करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरी ओर मिसाइल और ड्रोन वारफेयर की बात करें तो ईरान की मिसाइलें महंगी नहीं लेकिन प्रभावी हैं। ईरान के ड्रोन कम लागत के लेकिन ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल की हाईटेक डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक तो लेते हैं लेकिन 100% नहीं। इसके अलावे हम अगर देखें तो हॉर्मुज की खाड़ी ये ईरान का तुरुप का इक्का साबित हो रहा है। दोस्तों, दुनिया के 20% तेल का रास्ता हॉर्मुज है। ईरान चाहे तो इसे चौक पॉइंट को
मिनटों में बंद कर सकता है और इसका असर सबसे पहले भारत पर पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें तो ईरान इस वार को डिफाइन करने की हैसियत रखता है और इन सब के बीच ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू से इस वार को लेकर कुछ मिसकैलकुलेशन तो नहीं हो गया है। उसके अलावे दोस्तों ईरान की डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरान की सेना एक जगह केंद्रित नहीं है। IRGC, बेसिस, प्रॉक्सी सब अलग अलग काम करते हैं, इसलिए दुश्मन के लिए एक बड़ा टारगेट ढूंढना बहुत मुश्किल है और ये भी स्ट्रैटेजिकली ईरान को मजबूती देता है। और अंत में जनता का रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट। दोस्तों खामले के बाद ईरान में जनता सरकार के पीछे खड़ी हो जाती है, जिससे मनोबल और लड़ाई की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। सो अयातुल्ला खामेनी की से कोई खुश था या नहीं, वो डिक्टेटर था या नहीं, आज के दिन ईरान कंसोलिडेटेड होते हुए दिख रहा है और ये अमेरिका इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब दोस्तों हम अमेरिका इजराइल की दुविधा भी देखें। अगर हम अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, इजरायली आयरन डोम सबकी क्षमता देखते हैं तो दुनिया में इजराइल और अमेरिका के पास सबसे आधुनिक सेना है, लेकिन वो ईरान पर फुल स्केल ग्राउंड वॉर नहीं कर सकते। क्योंकि यह लड़ाई महीनों तक नहीं सालों तक खिंच सकती है और ईरान की असिमेट्रिक रणनीति उन्हें हर मोर्चे पर उलझाए रखती है। उसका मतलब है जितना लंबा यह वार चलेगा उसका स्ट्रैटेजिक फ़ायदा फिर से ईरान को ही होगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि USA के लिए कीमत सिर्फ हथियार नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ग्लोबल बेस नेटवर्क, सैटेलाइट लॉजिस्टिक चेन, इन सब की लागत $1 ट्रिलियन स्केल पर फैली होती है, जिसे किसी एक युद्ध से अलग करके एकदम सटीक नहीं मापा जा सकता। और यहाँ इसी एसिमेट्रिक वारफेयर में ईरान के पास स्ट्रैटेजिक एज है। अगर हम एसिमेट्रिक तुलना करें ईरान बनाम USA प्लस इजराइल के लिए, तो कीमत बनाम असर हम देखते हैं तो ईरान का शाहिद टाइप जो ड्रोन है उसका कीमत करीबन 20 से 50 हज़ार USD है। अमेरिका और इजराइल के पास उसे गिराने वाले इंटरसेप्टर जिसे हम आयरन डोम, पैट्रियट, स्टनर, इनकी लागत करीब 10,000 से लेकर के $1 मिलियन US तक है। यानी अटैक सस्ता, डिफेंस महंगा। यही एसिमेट्रिक वॉर की आर्थिक बढ़त है जो कि ईरान के पास है। स्केल बनाम प्रिसिशन की बात करें तो ईरान के पास सस्ते मिसाइल ड्रोन की बड़ी संख्या है, प्रॉक्सी लॉन्च साइट्स हैं, हॉर्मुज जैसा चौक पॉइंट है जो उसे स्ट्रैटेजिकली जोग्राफिकल एडवांटेज देता है। इजराइल USA के पास हाई प्रिसिशन, हाई कॉस्ट सिस्टम है, लेकिन हर इंटरसेप्शन की डॉलर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जो कि एक डिसएडवांटेज है। दोस्तों बजट की बात करें तो ईरान का बजट 16 से 17 अरब USD है, इजराइल का 45 से 50 अरब USD आका गया है और USA का तो 840 अरब USD हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी ईरान अपने भूगोल, प्रॉक्सी और सस्ते वेपन से काफ़ी कम पैसे में दुश्मन को बहुत ज़्यादा खर्च करवाने की क्षमता रखता है। ऐसे हालत में दोस्तों भारत को क्या करना चाहिए? भारत के सामने 3 बड़े कदम जरूरी हैं। ऊर्जा स्रोतों पर विविधीकरण, अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करनी होगी। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाना दोस्तों, ताकि संकट में 90 से 120 दिनों का तेल स्टॉक हो। भारत फिलहाल सिर्फ 45 दिनों का स्टॉक रखता है, जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में पर्याप्त नहीं माना जा सकता। उसके अलावा कूटनीति का संतुलन, भारत को अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों से रिश्ते संभाल कर चलने होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन में भारत काफ़ी एक तरफा दिख रहा है, जो ऑयल डिप्लोमेसी के मद्देनज़र सही चीज़ नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हम ईरान और रशिया को एक ही टाइम में अपने से दूर नहीं कर सकते। दोस्तों इसका संक्षिप्त विश्लेषण हम करें तो युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता, लेकिन अगर ये आग भड़की तो भारत को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और असिमेट्रिक वार की इस लड़ाई में ईरान अपनी नीति और नेटवर्क के दम पर एक ऐसी बढ़त रखता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रिय दोस्तों, ईरान क्या सही में इतना पावरफुल है जैसा हमने इस विश्लेषण में समझने की कोशिश की है?
अगर आपके पास इसका सही उत्तर है तो ज़रूर साझा करें और बताएं आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। अगर मैं और आप भागीदार बने तो इस चैनल को एक माध्यम बनाने का विचार है ताकि ऐसे वैल्यू एडिशन टॉपिक्स या देश और दुनिया में घटित कोई भी घटना को हम आपके साथ साझा कर सकें। इसी प्यार के चाह में फ़िलहाल आपको यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।